भारत पर हुए किसी भी आतंकवादी हमले को अब से युद्ध माना जाएगा। जी हां, वॉर घोषित कर दिया जाएगा इसे। पाकिस्तान से तनाव के बीच मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। कोई भी आतंकी हमला देश के किसी भी हिस्से में हुआ तो अब से यह माना जाएगा युद्ध। भारत सरकार ने एकदम साफ संदेश दे दिया है। तो ऐसे में आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि जब दो देशों में युद्ध चल रहा होता है तो क्या उन्हें इसकी घोषणा करनी पड़ती है? अगर बगैर घोषणा के लड़ाई हो रही हो तो उसे क्या कहते हैं? कैसे होता है आखिर युद्ध का ऐलान, युद्ध की घोषणा? आज यही जानेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं सारी दुनिया द भारत टाइम्स पर। पाकिस्तान ने नाकाम हमलों की कोशिश के बीच भारत सरकार ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया। भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान को साफ संदेश देते हुए कहा गया है कि अगर भारत में कोई भी आतंकी हमला हुआ तो इसे युद्ध माना जाएगा। इसी के साथ ऐसी किसी भी कार्रवाई का उसी के हिसाब से जवाब दिया जाएगा जैसे युद्ध में कोई देश इस आतंकी घटना को अंजाम देने के बाद भुगतता है, झेलता है। भारत और पाकिस्तान के बीच घोषित तौर पर 3 युद्ध हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष फिर से चल रहा है। हालांकि दोनों ही देशों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं की है। कैसे एक देश दूसरे देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है और फिर क्या होता है, यह बताएंगे। लेकिन आपसे पहले कहेंगे कि भारत सरकार की तरफ से जो यह फैसला लिया गया है, आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपकी प्रतिक्रिया है? क्या यह घोषणा पहले ही कर देनी चाहिए थी, पहले की सरकारों की तरफ से कर देनी चाहिए थी? इसको आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब कोई देश दूसरे देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है तो यह एक औपचारिक और गंभीर कदम होता है जिसके कई राजनीतिक, कानूनी, सैन्य और सामाजिक परिणाम होते हैं। सवाल आपके मन में होगा कि कैसे कोई देश करता है युद्ध की घोषणा? क्या इसकी कोई प्रक्रिया होती है, कोई प्रोसेस होता है? तो जवाब इसका यह है कि युद्ध की घोषणा आमतौर पर देश की सरकार या उसका शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया जाता है। यह संसद, राष्ट्रपति या उनके बराबर के अधिकार के जो चीफ हैं उनके जरिए होता है। घोषणा में साफ तौर पर युद्ध की वजह, लक्ष्य और विरोधी देश का मेंशन किया जाता है, उल्लेख होता है। हालांकि भारत ने कई युद्ध लड़े हैं लेकिन संसद में इसकी मंजूरी सिर्फ एक ही बार ली गई है, 1971 में। हर बार प्रधानमंत्री ने ही इसकी घोषणा की है। हालांकि कई देशों में युद्ध के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है। युद्ध की घोषणा एक लिखित दस्तावेज के, एक रिटन डॉक्यूमेंट के तौर पर की जा सकती है जिसे दूसरे देश को सौंपा जाता है। इसमें युद्ध की वजहों को स्पष्ट किया जाता है। युद्ध की स्थिति में दोनों देश एक दूसरे के राजनयिकों यानी दूतावास के कर्मचारियों को वापस बुला सकते हैं। सवाल ये आपके मन में होगा कि वैसे भारत में युद्ध घोषणा की कानूनी प्रक्रिया क्या होती है? तो इसका जवाब यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है और अनुच्छेद 352 में, जिसमें आपातकाल का उल्लेख किया गया है, इसमें संसद की मंजूरी जरूरी होती है। लेकिन युद्ध शुरू करने के लिए कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है। युद्ध जैसी स्थिति में सरकार संसद को सूचित करती है, जानकारी देती है, लेकिन पूर्व अनुमोदन जरूरी नहीं है। मतलब इसके लिए पहले से ही परमिशन लेनी जरूरी नहीं है, ऐलान किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय और कैबिनेट की सुरक्षा समिति इसका फैसला ले लेती है। यानी सीसीएस की जो बैठक आपने पिछले दिनों भारत पाकिस्तान की इस टेंशन के बीच देखी है, तो सीसीएस की कमेटी को अधिकार होता है, वो इसका फैसला ले सकती है। सवाल यह कि क्या इसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया भी होती है, कोई लीगल प्रोसेस इसका है? तो जवाब इसका ये कि कई देशों में युद्ध की घोषणा के लिए संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। उदाहरण लेते हैं, संसद या विधायिका की मंजूरी जरूरी हो सकती है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत भी जांचा जा सकता है। भाई, यूनाइटेड नेशंस को जांचेगी क्या आपके पास सॉलिड रीजंस हैं युद्ध का ऐलान करने के लिए, युद्ध में जाने के लिए? ये यूनाइटेड नेशन इसको तय करेगा। वहीं युद्ध अपराध के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीसी में भी जाया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है, जैसा इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ हुआ है। मतलब ये कि जो व्लादिमीर पुतिन की तरफ से यूक्रेन पर और इजराइल की तरफ से गजा पर, फ़लस्तीन पर जो हमले किए जा रहे हैं, इसके खिलाफ जो है ये देश आईसीसी में चले गए, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की अदालत है वहाँ पर वो रुख कर चुके हैं, वहाँ पर मामला भी चल रहा है। अगला सवाल आपके मन में होगा कि युद्ध की घोषणा के बाद क्या होता है? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब जानते हैं।
सेनाएं सक्रिय हो जाती हैं, सीमाओं पर तैनाती बढ़ जाती है, दुश्मन देश के खिलाफ हवाई हमले, जमीनी आक्रमण या नौसैनिक घेराबंदी शुरू हो जाती है। यूनाइटेड नेशन और बाकी देश युद्ध रोकने के लिए मीडिएशन कर सकते हैं, मध्यस्थता कर सकते हैं, कह सकते हैं कि रुक जाइए भाई, हम बातचीत की मेज़ पर आपके साथ बैठते हैं, आप दोनों को जिस जगह पर बातचीत करनी है हम उसके लिए आपको ऑफर करते हैं और आप दोनों आपस में इस मसले को सुलझा लीजिए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि जब दो देशों के बीच तनाव होता है, टेंशन होती है, तो कोई तीसरा देश आकर या कोई तीसरा पक्ष आकर या कोई तीसरा बड़ा एक ऐसा नेता आकर जिसके दोनों ही देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, वो बातचीत का ऑफर कर सकता है और फिर एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। सवाल ये कि क्या युद्ध लड़ने वाले देशों पर आर्थिक प्रतिबंध भी लग सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लग सकते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में रूस के खिलाफ तमाम प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा लगाए गए हैं। व्यापार हो, निवेश हो और यात्रा संबंधित प्रतिबंध इसमें हो सकते हैं। दूसरे देश इस पे लगा सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा जब कहीं किसी देश में टेंशन होती है तो दूसरे देशों की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती है अपने देश के नागरिकों के लिए कि जल्द से जल्द आप इस देश को छोड़ दीजिए, या फिर उस देश की तरफ से अपने देश के नागरिकों को बाहर निकालने के लिए वहाँ पर कुछ ऑपरेशंस किए जाते हैं। जैसे भारत की तरफ से यूक्रेन में जब टेंशन हुई थी तो भारत की तरफ से यूक्रेन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को, अपने नागरिकों को बाहर निकाला गया था। सवाल ये कि क्या आजकल युद्ध की औपचारिक घोषणा होती है? आधुनिक समय की अगर बात करें तो जो देश हैं वो बिना औपचारिक घोषणा के भी सैन्य कार्रवाई करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को अभी भी युद्ध की बजाय स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के तौर पर संबोधित किया जाता है, मतलब इसको युद्ध नहीं कहा जाता। बेशक सारी दुनिया उसको युद्ध ही में मान रही हो, लेकिन रूस इसको स्पेशल ऑपरेशन कह रहा है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बता रहा है। सवाल यह कि युद्ध के दौरान किस अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया जाता है? युद्ध के दौरान जिनेवा संधि जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना अपेक्षित होता है, इसकी अपेक्षा की जाती है, जो युद्ध बंदियों, नागरिकों और मानवीय सहायताओं की सुरक्षा से संबंधित होता है। खुली जंग में यानी जब ओपन वॉर होती है तो लड़ाई दोनों देशों की सीमाओं तक सीमित न रहकर पूरे देश में कहीं भी हो सकती है। दुश्मन देश कहीं भी अचानक हमला कर सकता है। इस पायदान के बाद आखिरी चरण न्यूक्लियर युद्ध का भी हो सकता है। वैसे तो इसकी संभावना कम है क्योंकि दोनों देशों के बीच सुलह के लिए बड़ी ताकतें सामने आती हैं। भारत पाकिस्तान का मसला ही आप देख लीजिए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जिस तरह से आतंकियों की कठपुतली बना हुआ है, डर खत्म नहीं होता है उसकी धमकियों का। डर तो खैर नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसकी गीदड़ भभकियों से डरेगा कौन? लेकिन फिर भी ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब का बटन वहां की चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। उनके न्यूक्लियर बटन का जो ट्रिगर है या उस बटन की उंगली है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पास होती है। आम नागरिकों को कब पता चलता है कि जंग शुरू हो चुकी है, या ये केवल एक अनुमान के आधार पर ही तैयारियां आम लोगों की तरफ से की जाती है? तो इसको भी समझते हैं। संविधान में वैसे जंग के ऐलान की कोई सीधा प्रोसेस हमारे यहाँ पर तो नहीं है, हालांकि इसमें नेशनल इमरजेंसी की बात जरूर लिखी हुई है। अगर घोषणा की बात आ रही है या बात आ ही जाती है तो राष्ट्रपति के पास इसका अधिकार होता है ऐलान, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता कि देश फुल स्केल जंग में जा रहा है। संविधान का आर्टिकल 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का नियम है, युद्ध जैसी स्थिति से निपटने का सबसे नजदीकी तरीका माना जाता है। अब सवाल यह आता है कि भारत ने अब तक जो युद्ध लड़े हैं उसमें उसने इसकी घोषणा कैसे की है, कितनी बार संसद की मंजूरी ली गई है? भारत ने अब तक जितने भी युद्ध लड़े हैं उनमें से ज्यादातर मामलों में औपचारिक रूप से संसद की मंजूरी के बिना ही सैन्य कार्रवाई की गई है। हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 और 360 जिसमें आपातकाल का प्रावधान है और रक्षा नीतियों के तहत सरकार को युद्ध जैसी स्थितियों में विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। एक बार फिर से गुजारिश आपको करेंगे कि सरकार का ये फैसला आपको कैसा लगा, कि कोई भी आतंकी हमला होगा उसको युद्ध माना जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। रविंद्र सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।